भारत का एक बहुत बड़ा सपना है, एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का। लेकिन इस सपने के रास्ते में क्या है? आज हम इसी की बात करेंगे। भारत की हाईटेक उम्मीदों की और उन असल चुनौतियों की जो जमीन पर मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले भारत की हाईटेक महत्वाकांक्षाओं को देखेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े एक अजीब विरोधाभास की बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम को अंदर से कैसे ठीक करने की कोशिश हो रही है, और आखिर में बात होगी जमीनी हकीकत की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारत की हाईटेक महत्वाकांक्षा। और इसे समझने के लिए हम सेमीकंडक्टर की दौड़ पर नजर डालेंगे। ये पूरी कहानी पता है, एक बहुत बड़े नंबर से शुरू होती है, $1 ट्रिलियन। जी हां, 2030 तक दुनिया का सेमीकंडक्टर मार्केट इतना बड़ा होने का अनुमान है। और जाहिर है भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, वो इसका एक बड़ा हिस्सा बनना चाहता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सेमीकंडक्टर आखिर होते क्या हैं? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझे तो ये हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग है। मतलब जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है या जो बड़ी बड़ी स्मार्ट फैक्ट्रियां हैं, सब इन्हीं पर चलती हैं। ये टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। एक चिप बनाने के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला डिजाइन, दूसरा फैब्रिकेशन, मतलब उसे असल में बनाना, और तीसरा है असेंबली टेस्टिंग। भारत का ज्यादातर फोकस ना अब तक इस तीसरे और आखिरी स्टेप पर ही रहा है। लेकिन जो असली खेल है, असली पैसा और टेक्नोलॉजी, वो तो पहले 2 स्टेप्स में है, यानी डिजाइन और फैब्रिकेशन में। और ऐसा नहीं है कि भारत कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। ये लिस्ट देखिए, ये वो माइक्रो प्रोसेसर हैं जो भारत ने खुद बनाए हैं। आईआईटी मद्रास का शक्ति, आईआईटी बॉम्बे का अजित, ये सब दिखाता है कि इस मुश्किल फील्ड में भारत की अपनी काबिलियत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये तो हुई महत्वाकांक्षा की बात। लेकिन अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, विनिर्माण का विरोधाभास। मतलब अगर मौका इतना बड़ा था तो भारत अब तक मैन्युफैक्चरिंग में पीछे क्यों रह गया? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। सोचिए, दशकों तक जब हमारे आसपास के देश मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अपनी इकोनॉमी को आसमान पर ले जा रहे थे, तो भारत का सफर इतना अलग क्यों रहा? इसकी एक वजह है जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो। इकोनॉमिस्ट इसके लिए खास टर्म इस्तेमाल करते हैं, डच डिजीज। अब ये क्या भला है? समझिए, जब किसी देश का एक सेक्टर, जैसे भारत के मामले में सर्विस सेक्टर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो वो अनजाने में ही दूसरे सेक्टर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि देश की करेंसी मजबूत हो जाती है और एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। और इसका असर वो बिल्कुल साफ है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों की तुलना में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा कितना कम है। ये फर्क ही पूरी कहानी बता देता है। तो यह एक बात तो साफ हो जाती है, सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने से बात नहीं बनेगी। अगर हाईटेक एम्बिशंस को पूरा करना है तो देश के इंजन रूम को ही रिबूट करना होगा। मतलब गवर्नेंस का पूरा सिस्टम बदलना होगा। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से में देखते हैं कि भारत इस दिशा में क्या कर रहा है। इसी कोशिश की एक बड़ी मिसाल है मिशन कर्मयोगी। ये असल में देश की पूरी सिविल सर्विस को, मतलब सरकारी अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मकसद है कि उनकी स्किल्स को डिजिटल दुनिया के हिसाब से अपग्रेड किया जाए। और ये सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस की बात नहीं है, इसके लिए बाकायदा एडवांस्ड एआई टूल्स बनाए गए हैं। जैसे आईगॉट एआई सारथी है, जो एक तरह का स्मार्ट असिस्टेंट है सही जानकारी ढूंढने में मदद करने के लिए। और आईगॉट एआई ट्यूटर है, जो पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करता है। इन सबका एक ही मकसद है, एक ज्यादा स्मार्ट और कुशल गवर्नेंस सिस्टम बनाना। तो विजन भी है और गवर्नेंस को सुधारने का प्लान भी है। लेकिन असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। और यहीं हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, जमीनी हकीकत। क्योंकि अच्छी से अच्छी नीतियां भी अगर ठीक से लागू न हो तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसे समझने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, कागज पर इसके लक्ष्य कितने अच्छे थे। लोगों को सही मुआवजा देना, पारदर्शिता रखना, ग्राम सभा से सहमति लेना। लेकिन जब एक संसदीय रिपोर्ट इसकी असलियत देखती है तो कहानी कुछ और ही निकलती है। रिपोर्ट में लिखा है कि सहमति की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हैं, आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और शिकायतें सुनने का कोई असरदार सिस्टम ही नहीं है। तो असल में टकराव यहीं पर है।
एक तरफ हैं ऊपर से बनाई गई बड़ी बड़ी आर्थिक योजनाएं और दूसरी तरफ है ज़मीनी हकीकत, जहां लोगों के अधिकार और सिस्टम की अपनी चुनौतियां हैं, चाहे वो सही तरह से सहमति लेना हो या फिर पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का सही आकलन करना हो। इसी गैप को, इसी फासले को कम करना सबसे बड़ी चुनौती है। और यही सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इस तेज़ रफ्तार ग्रोथ और अपने ही लोगों के अधिकारों और उनकी भलाई के बीच एक संतुलन बना पाएगा? क्योंकि असल में ट्रिलियन डॉलर के सपने की असली परीक्षा यही होगी कि ये तरक्की किसी को पीछे ना छोड़ दे।